हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार और आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे एक नए लेक्चर में। और आज हम लोग सॉल्यूशन के 12th लेक्चर में एंटर करेंगे। इससे पहले सॉल्यूशन का 11 लेक्चर ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें हम कंसंट्रेशन टर्म, वेपर प्रेशर, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, डिटर्मिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, इन सब टॉपिक को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और वांट ऑफ फैक्टर के बारे में। तो आज का जो हम लोग का लेक्चर मैप होगा वो क्या क्या होगा? एक होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और दूसरा हम लोग आज ही स्टार्ट कर लेंगे वांट ऑफ फैक्टर किसको कहते हैं। बात समझ आ गया? क्योंकि बिना वांट ऑफ फैक्टर के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग पूरे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस आता है जहां पे आप लोग को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ साथ वांट ऑफ फैक्टर को भी यूज करना होगा। तो हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का थोड़ा सा भी डेफिनेशन वगैरह देख लेंगे, उसके बाद वांट ऑफ फैक्टर पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और वांट ऑफ फैक्टर को दोनों एक साथ अगर मिला के पढ़ोगे ना तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले एक हर बार की तरह हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए विजिट करते हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। इससे मुझे भी आप लोगों के लिए नया नया लेक्चर लाने में मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग फाइनली अपना आज का लेक्चर को स्टार्ट करते हैं विथ आवर ब्यूटीफुल टॉपिक दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब सुनो, अगर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का बात करें तो हम चाहे ना तो डायरेक्टली आप लोग को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन बता सकते हैं, बट हम लोग एक क्वेश्चन के हेल्प से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को समझेंगे ना तो आप लोगों को डेफिनेशन को रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप लोग इजीली समझ सकते हो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को उस तरह से क्यों डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अब यहां पे क्या चीज का रिक्वायरमेंट होगा? जो क्वेश्चन हम कराने वाले हैं यहां पे रिक्वायरमेंट होगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का जिक्र हम कब किए थे? जब आप लोग को हम वेपर प्रेशर पढ़ा रहे थे, जब केस 1 हम लोग देख रहे थे। केस 1 में हम लोग वैसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट किए थे जिसमें सॉल्यूट जो होता है वो नॉन वोलाटाइल होता है और सॉल्वेंट क्या होता है? वोलाटाइल। वहां पे हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर आप लोग वो लेक्चर नहीं देखे हो तो काइंडली वो लेक्चर को जाके देखना, उसके बाद फिर ये लेक्चर देखना। आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में मेरा गारंटी है कि कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो छोटा सा क्वेश्चन क्या करना है ये देखो, हम लोग क्या करते हैं, दो सॉल्यूशन लेते हैं। ये पहला कंटेनर हो गया, ये दूसरा कंटेनर हो गया। सॉल्यूशन लेना है तो यहाँ पे दो चीज होगा, एक सॉल्यूट होगा और दूसरा सॉल्वेंट होगा। तो दोनों कंटेनर में जो सॉल्वेंट होगा वो वाटर होगा। यहाँ पे सॉल्वेंट का जो वेट हम लोग लेते हैं 1 kg होगा, यहाँ पे 1 kg वाटर ले लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, 1 kg वाटर ले लेंगे। बात समझ आया? ठीक है, अब चूंकि हम लोग सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं तो सिर्फ वाटर से तो काम नहीं चलेगा। यहां पे हम लोग सॉल्यूट ऐड करेंगे और यहां पे भी क्या ऐड करेंगे? सॉल्यूट। इस 1 kg वाटर में हम लोग 90 ग्राम ग्लूकोज का ऐड करते हैं। 90 ग्राम क्या चीज का ऐड करते हैं? ग्लूकोज का। और ये 1 kg वाटर में हम लोग 30 ग्राम यूरिया का ऐड करेंगे। ठीक है, 30 ग्राम क्या चीज का ऐड करेंगे? यूरिया का। अब देखो, वाटर यहां पे वोलाटाइल है, यहां पे भी वोलाटाइल है। ग्लूकोज जो ऐड किया है वो नॉन वोलाटाइल, ये भी नॉन वोलाटाइल। मतलब यहां पे कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। ठीक है, एक को हम लोग लोअरिंग बोलते हैं और एक को रिलेटिव लोअरिंग बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि इस सॉल्यूशन का जो RLVP वैल्यू होगा, RLVP का फुल फॉर्म होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको x मान लिया जाए और इस सॉल्यूशन का जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा उसको हम लोग y मान लेते हैं। इस सॉल्यूशन का RLVP को क्या मान लेंगे? x, और इसको हम लोग क्या मान लेंगे? y। अब हम लोग क्या करते हैं ना, यही दोनों सॉल्यूशन का RLVP कैलकुलेट करके देखते हैं। आप लोग को शायद याद हो कि जो RLVP होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल। ये सब ऑलरेडी बताया जा चुका है बाबू। ठीक है, और ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है ये किसके इक्वल होता है? NB डिवाइडेड बाई Na प्लस NB। ठीक, अब Na और NB कैसे कैलकुलेट करते हैं यहां पे हम थोड़ा सा और बताते हैं। B यहां पे क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉल्यूट को। ठीक, और A यहां पे क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉल्वेंट को। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसको कहते हैं ये आप लोग को ऑलरेडी पता है। अगर नहीं पता है तो ये लेक्चर यहीं पे छोड़ के चले जाओ, क्योंकि सॉल्यूशन में फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं और सॉल्यूट किसको कहते हैं और सॉल्वेंट किसको कहते हैं यही अगर नहीं पता होगा तो आप लोग कभी भी ये लेक्चर समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो बी के लिए
बी जो है वो किसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, सॉल्यूट के लिए, ए किसके लिए यूज कर रहे हैं, सॉल्वेंट के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर तुमको एनबी कैलकुलेट करना है, एन मतलब मोल का बात कर रहे हैं, भले इसको मोल एन एन बोलते हैं मगर ये सिंबल का नाम होता है ईटा। ठीक है, मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला गिवन वेट बाय मोलर मास। बच्चा अगर हम लोग सॉल्यूट का मोल कैलकुलेट कर रहे हैं तो गिवन वेट भी किसका होगा, सॉल्यूट का, और मोलर मास भी किसका होगा, सॉल्यूट का। उसी तरह से अगर हम Na कैलकुलेट करना चाहते हैं तो WA बाई क्या होगा, Ma। अब सवाल ये है कि भैया इस जो सॉल्यूशन है इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम लोग किसको कहेंगे, तो बाबू ये काफी आसान है। ग्लूकोज यहाँ पे किसके जैसा एक्ट कर रहा है, सॉल्यूट के जैसा, जिसका अमाउंट कम होता है, और वाटर जो है ये किसके जैसा एक्ट करेगा, सॉल्वेंट के जैसा। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर बात करें, यूरिया किसके जैसा एक्ट करेगा, सॉल्यूट के जैसा, और वाटर किसके जैसा एक्ट करेगा, सॉल्वेंट के जैसा। क्या मेरा बात यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब हम लोग पहले रैंडमली लिए हैं, इस सॉल्यूशन का रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को x मान लिए और इसको y मान लिए, और मेरा जो मेन मकसद है ना, इसका भी RLVP कैलकुलेट करना और इसका भी RLVP कैलकुलेट करना। तो चलो जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए। ग्लूकोज सॉल्यूशन, ये जो RLVP हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं वो ग्लूकोज वाले सॉल्यूशन के लिए। अब बताओ बच्चा RLVP किसके इक्वल था, अभी हम फॉर्मूला बताए थे, ये इक्वल था NB डिवाइडेड बाई Na प्लस NB, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, तो ये इक्वल होता है NB डिवाइडेड बाई Na प्लस NB। अब हम लोग जल्दी जल्दी वैल्यू रखते हैं। अगर हम RLVP का बात करें तो NB कैलकुलेट करने का फॉर्मूला WB बाई क्या होता है, MB। ठीक, इसी तरह से Na कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, WA बाई MA प्लस NB वापस से WB बाई क्या हो जाएगा, MB। अब हम लोग सबका वैल्यू को रख लेते हैं, तो चलो जल्दी से वैल्यू को रखते हैं। गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट कौन है, तो यहाँ पे ग्लूकोज है सॉल्यूट, और इसका गिवन वेट कितना दिया हुआ है 90, तो यहाँ पे 90 रख लेते हैं। मोलर मास का बात करोगे तो ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है, ये सब याद रखना होगा। वही अगर हम सॉल्वेंट का बात करें बाबू, तो सॉल्वेंट यहाँ पे कौन है, वाटर। अब वाटर का गिवन वेट केजी में है, केजी में हम लोग कभी भी यूज नहीं कर सकते हैं, इसको तुमको ग्राम में यूज करना होगा। और गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट का अगर सॉल्वेंट का बात करोगे तो 1 kg यानी कितना ग्राम होगा, 1000 ग्राम, और सॉल्वेंट वाटर है यानी इसका मोलर मास क्या हो जाएगा 18 प्लस। उसी तरह से सॉल्यूट का फिर से गिवन वेट 90 बाई मोलर मास क्या हो जाएगा 180। ये 0 से 0 कटा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 0 से 0 कटा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। ठीक है, यानी इसको ऐसी फॉर्म में छोड़ दो, RLVP जो है वो किसके इक्वल आ गया, ऊपर में बच रहा 1/2, नीचे में बच रहा 1000/18, और प्लस यहां पे वापस से कितना आ गया 1/2। अब हम लोग जल्दी से ये सेम काम कर लेते हैं यूरिया सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं अब, यूरिया सॉल्यूशन के लिए। अब अगर हम यूरिया सॉल्यूशन के लिए RLVP कैलकुलेट करना चाहे तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा NB डिवाइडेड बाई Na प्लस NB। क्या मेरा बात समझ में आ गया? ठीक है, अब बताओ बाबू NB कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, WB बाई क्या होगा MB, और Na कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, WA बाई क्या होगा Ma, प्लस यहां पे वापस से WB बाई क्या होगा MB। अब हम लोग जल्दी से वैल्यू को रख लेते हैं। अब गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट यूरिया सॉल्यूशन में कितना है 30, यूरिया का मोलर मास होता है 60 डिवाइडेड बाई 1000/18, क्योंकि वहां पे भी सेम वेट लिया गया है सॉल्वेंट का, प्लस यहां पे फिर से 30 बाई क्या लिखोगे 60। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा 1/2, ये भी कैंसिल हो जाएगा 1/2। अब यहां से अगर हम लोग यहां सॉल्व करें तो क्या हो गया, देखो तो RLVP इज इक्वल टू 1/2, नीचे में क्या बच रहा है बोलना 1000/18 प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा 2। अब हम लोग दोनों सॉल्यूशन का RLVP को जरा कंपेयर करके देखते हैं। अगर हम लोग इस सॉल्यूशन का RLVP को कंपेयर करें तो देखो तो बाबू ऊपर में क्या है 1/2, वहां पे भी 1/2, 1000/18 प्लस 1/2 प्लस 1/2, यानी दोनों सॉल्यूशन का जो RLVP वैल्यू है वो सेम आया। तो पहला सॉल्यूशन का RLVP को x मान लिए थे और दूसरा को y मान लिए थे, मतलब यहां से क्या आ रहा है x इक्वल टू y। बात समझ आ गया ना? ठीक है, मतलब यहां पे अगर हम बात करें तो x और y दोनों का वैल्यू इक्वल आ गया। अब हम लोग थोड़ा सॉल्यूशन के ऊपर में फोकस करते हैं। यहां पे हम 90 ग्राम ग्लूकोज का ऐड किए, यहां पे 30 ग्राम यूरिया का ऐड किए। ग्लूकोज बाबू अलग नेचर का होगा, यूरिया अलग नेचर का होगा, मतलब ठीक है। और हम लोग जब RLVP कैलकुलेट किए तो दोनों का इक्वल आ गया।
इसका मतलब एक तो साफ बात यहां से क्लियर हो गया कि यहां से एक बात एकदम पूरा क्लियर हो जाना चाहिए कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक तरह का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो नेचर पे डिपेंड तो नहीं किया, क्योंकि ग्लूकोज अलग नेचर का हुआ और यूरिया अलग नेचर का हुआ, ठीक है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? अगर हम लोग यहाँ पे ग्लूकोज का मोल कैलकुलेट करें तो याद करो 90/180 कर रहे थे, तो मोल जो था वो कितना आ रहा था 1/2। यहां पे अगर यूरिया का मोल कैलकुलेट करोगे तो 30/60, दैट इज यहां पे भी कितना आ रहा था 1/2, ठीक है। तो एक बात यहां से पहले हम क्या क्लियर किए कि यहां पे ग्लूकोज और यूरिया है, दोनों का नेचर अलग अलग था, नेचर अलग अलग था पर भी आरएलबीपी वैल्यू दोनों का सेम आया, मतलब नेचर पे तो डिपेंड नहीं किया। तो जब हम लोग नंबर कैलकुलेट किए, मोल कैलकुलेट किए, तो इसका भी 1/2, इसका भी 1/2। तो अगर सॉल्यूट का मोल सेम हो जाए ना, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी क्या आ रहा है तुम्हारा सेम। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का वो प्रॉपर्टी है जो कि सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करता है, ना कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर हम लोग को डिफाइन करना हो अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को, तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन which only and only depends upon number of solute particle and is independent from nature of solute particle is known as colligative property। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको कहा जाता है? सॉल्यूशन का वो प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करे, तो जो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे, नेचर पे वो डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तुम कोई भी सॉल्यूट लो, अलग अलग नेचर का भी हो, फर्क नहीं पड़ता है, अगर सॉल्यूट पार्टिकल का नंबर सेम हो गया ना, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। कोई कोई बुक में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को एक और नाम से लिखा जाता है, क्योंकि ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर पे डिपेंड करता है, इसी वजह से डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी भी बोला जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को, क्योंकि डेमोक्रेसी में भी क्वालिटी नहीं डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है, नंबर। बात समझ आया, ठीक है। तो अगर हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यहां से डिफाइन करना चाहे तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन which depends only and only upon number of solute particle, and is independent from नेचर और साइज भी लिख सकते हैं, नेचर और साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली सॉल्यूशन का वो प्रॉपर्टी है जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे, नेचर और साइज पे डिपेंड नहीं करता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बच्चा नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट हम लोग टाइप्स ऑफ क्या चीज के बारे में बात करते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर हम लोग टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली 4 टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है, 4 टाइप का। जो पहला टाइप है उसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक। दूसरा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक। और लास्ट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक।
तो ये चार तरह का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। बात समझ आया? ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर में कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट बात है जो हम लोग को समझना है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे जितना भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप लोग को दिखाई दे रहा है, सब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है, मगर मतलब अगर किसी भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का अगर वैल्यू हम लोग को पता चल गया तो हम लोग दूसरे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। बात क्लियर है? ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर इंटररिलेटेड with each other, and by knowing any one's value, others can be calculated। ठीक है। एंड बाय नोइंग, ठीक है, एनी वंस वैल्यू अदर कैन बी कैलकुलेटेड। बात समझ आ गया? ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पहला पॉइंट। नेक्स्ट, जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है, एक्सेप्ट वन जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो मोलैलिटी पे नहीं डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है मोलैरिटी पे। तो यही बात हम लोग लिख लेते हैं, ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन एक्सेप्ट osmotic pressure, which depends upon molarity। ये हुआ सेकंड पॉइंट। ठीक है। ये दोनों याद रखना कि जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, पहला बात। और एक किसी भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू अगर आपको पता चल गया तो बाकी दूसरे का वैल्यू निकाला जा सकता है। जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सॉल्यूशन के मोलैलिटी पे डिपेंड करता है, एक्सेप्ट वन जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो मोलैलिटी पे ना डिपेंड करके किस पे डिपेंड करता है, मोलैरिटी पे। ये बात भी ध्यान रखना। बात समझ आया? ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो अगर तुमको किसी भी सॉल्यूशन के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करना है ना, तो ये बात याद रखना कि उसमें सॉल्वेंट वोलाटाइल होना चाहिए और सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल होना चाहिए। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलाटाइल नेचर का हो गया तो वैसे सॉल्यूशन में हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बात याद रखना, फॉर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी solute should be non-volatile and solvent should be volatile। तो ये हो गया मेरा पूरा कहानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट याद रखना है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसका डेफिनेशन याद रखना है कि वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। ये नेचर पे इंडिपेंडेंट होता है, पहला बात ये याद रखना। दूसरा तुमको क्या याद रखना है? सेकंड ये याद रखना है कि जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं और किसी एक का वैल्यू पता होने से बाकी का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मोलैलिटी से, ठीक है, रिलेट होते हैं, एक्सेप्ट वन जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो कि मोलैलिटी पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है? मोलैरिटी पे। अगर किसी भी सॉल्यूशन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करना है तो उसके लिए सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल होना चाहिए और सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? वोलाटाइल। ठीक है। अब बिफोर मूविंग ऑन टू द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी,
रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये पढ़ने से पहले चलो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं वांट ऑफ फैक्टर के बारे में, ठीक है। क्योंकि वांट ऑफ फैक्टर बिना पढ़े कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो उतना मजा नहीं आएगा। तो चलो हम लोग वांट ऑफ फैक्टर के बारे में बात करते हैं। बाबू अगर हम वांट ऑफ फैक्टर का बात करें ना, इसको स्मॉल लेटर आई से रिप्रेजेंट करते हैं, पहला बात। अब ये वांट ऑफ फैक्टर है क्या, ठीक। तो हम क्या बोले कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ नंबर पे डिपेंड करता है। अब बहुत सारा सॉल्यूट पार्टिकल ऐसा होता है ना जो सॉल्वेंट में डिसोसिएट कर जाएगा, मतलब तुम डालोगे 5 मोल सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन में जाके वो बन जाएगा 10 मोल। अब हम लोग को पता कैसे चलेगा? अगर पता नहीं चलेगा तो हम लोग 5 मोल के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे और मिस्टेक कर देंगे। उसी तरह से बहुत सारा सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो सॉल्यूशन में एसोसिएट कर जाता है, तुम डालोगे 5 मोल बन जाएगा 2.5 मोल, ठीक है। अब हम लोग 5 मोल के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो गलती हो जाएगा। तो ये सब गलती को कौन ठीक करता है? तो ये सब गलती को ठीक करता है वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ फैक्टर का यूज हम लोग तब करते हैं जब सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल या तो एसोसिएट करेगा या फिर डिसोसिएट करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है, इट इज यूज्ड व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल is either associated or dissociated, ठीक है। इसको हम लोग तब यूज करते हैं जब सॉल्यूट पार्टिकल या तो एसोसिएट करेगा या फिर डिसोसिएट करेगा। अगर तुमको वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना है तो इसके लिए सिंपल साधारण सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक है। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक है। तो डिसोसिएट या एसोसिएट करने से पहले पार्टिकल का नंबर क्या था, ठीक है, डिसोसिएट या एसोसिएट करने के बाद पार्टिकल का नंबर क्या हो गया, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे डिसोसिएट या एसोसिएट करने से पहले पार्टिकल का नंबर क्या था। क्या मेरा बात समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो, बिफोर मूविंग ऑन टू वांट ऑफ फैक्टर हम लोग को कुछ और टर्म समझना है। जैसे एक हम यहां पे यूज किया करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बाबू अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का बात करें तो इसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताता क्या है? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लोग को बताता है कि एक मोल में कितना मोल पार्टिकल डिसोसिएट किया है। बात क्लियर है? ठीक है। इन वन मोल हाउ मेनी मोल्स ऑफ पार्टिकल इज डिसोसिएटेड, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी सब्सटेंस का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, यानी एक मोल में अल्फा मोल पार्टिकल डिसोसिएट किया होगा। अगर 2 मोल लेते और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो एक मोल में अल्फा डिसोसिएट करेगा तो 2 मोल में 2 अल्फा डिसोसिएट करेगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसी चीज के बारे में जानकारी देता है कि एक मोल में कितना मोल पार्टिकल डिसोसिएट किया होगा। बात क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग जल्दी जल्दी से वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना सीखते हैं डिसोसिएशन के केस में, फिर हम लोग सीख लेंगे एसोसिएशन के केस में, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन केस ऑफ डिसोसिएशन। पहला बात तो ये याद रखना डिसोसिएशन वाला में, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, जब भी डिसोसिएशन होगा, अच्छा हम एक क्वेश्चन ही कराते हैं, उसके बाद वो पॉइंट को बताएंगे, अच्छे से रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो देखो डिसोसिएशन कौन कौन करता है, तुमको कैसे पता चलेगा कि ये सॉल्यूट पार्टिकल डिसोसिएट किया है? तो बाबू अगर इलेक्ट्रोलाइट है, जितना भी इलेक्ट्रोलाइट है सबका सब क्या करता है? सॉल्यूशन में डिसोसिएट करता है। इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल क्या क्या है? तो अगर एसिड हुआ तो डिसोसिएट करेगा, बेस हुआ तो डिसोसिएट करेगा, सॉल्ट हुआ तो डिसोसिएट करेगा। तो ये सब जो सब्सटेंस है, ठीक है, ये सब सॉल्यूशन के अंदर में क्या करते हैं? डिसोसिएट करते हैं। और इन तीनों को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो चलो डिसोसिएशन के केस में हम लोग जल्दी से वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लिया जाए, NaCl एक सॉल्ट है और ये सॉल्यूशन में डिसोसिएट करेगा। बात समझ आया? ठीक है। अब NaCl अगर डिसोसिएट करेगा तो किस में बदलेगा? ये बदलेगा Na+ Cl- में बदल जाएगा। बात समझ आया? ठीक है। अब हम लोग शुरुआत में इसका कितना मोल लेते हैं? A मोल। तो देखो शुरू में ही नहीं टूट जाएगा,
ठीक है। ए मोल हम लोग इसका सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो जब ये सॉल्यूशन में जाएगा तब टूटेगा। अभी हम लोग सॉल्यूशन में इसको डिसॉल्व नहीं किए हैं, और इसका कितना मोल लिए हैं ए, तो ये 0 होगा और ये 0 होगा। ठीक है, जैसे इसको हम लोग सॉल्यूशन में डाल दिए तो मान के चलते हैं लेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, बी अल्फा। हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को क्या मान के चलते हैं, अल्फा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि एक मोल में कितना मोल डिसोसिएट करेगा, अल्फा। अब आराम से समझो, ठीक है, यहां से रिलेट करना। अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो एक मोल में कितना मोल डिसोसिएट करेगा, अल्फा। तो 2 मोल में कितना डिसोसिएट करेगा, 2 अल्फा। 3 मोल में कितना डिसोसिएट करेगा, 3 अल्फा। बाबू लिए कितना है, ए मोल, तो ए मोल में कितना डिसोसिएट करेगा, ए अल्फा। ठीक है, एक में अल्फा, 2 में 2 अल्फा, 3 में 3 अल्फा, ए में कितना डिसोसिएट करेगा, ए अल्फा। अब नेक्स्ट बात सुनना, जब इसका एक मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं तो Na+1 मिलता है, Cl- भी 1 मिलेगा। 10 तोड़ेंगे तो ये 10, ये भी 10, 50 तोड़े तो ये भी 50, ये भी 50, मतलब जितना ये टूटेगा उतना ही ये बनेगा। ठीक है, तो टूटा कितना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, लिए ए मोल, तो टूटेगा कितना, ए अल्फा। तो जितना टूटेगा उतना ही ये बनेगा, तो ये कितना बन जाएगा, ए अल्फा, और ये भी कितना बन जाएगा, ए अल्फा। अब नेक्स्ट NaCl का कितना मोल बचेगा, तो जितना मोल लिए थे और जितना मोल टूट गया दोनों को माइनस करना है। लिए थे ए मोल, टूटा कितना, ए अल्फा, तो ये NaCl का रिमेनिंग मोल हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ बिफोर डिसोसिएशन पार्टिकल का नंबर कितना हो जाएगा, ये सबको ऐड कर लोगे तो क्या आएगा, ए। आफ्टर डिसोसिएशन पार्टिकल का नंबर क्या हो जाएगा, इन सबको अगर ऐड किया जाए तो ये और ये तो सीधा सीधी कट जाएगा, तो बचेगा क्या तुम्हारा, A+A अल्फा। अब अभी हम कुछ देर पहले आई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताए थे, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो डिसोसिएशन के बाद पार्टिकल का नंबर क्या है बताओ, A+A अल्फा, डिवाइडेड बाई बिफोर डिसोसिएशन पार्टिकल का नंबर क्या है, A। तो आई का वैल्यू कितना आ रहा है, देखो इनसे A कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा 1+ अल्फा, डिवाइडेड बाई क्या होगा, A और A कट गया तो आई का वैल्यू कितना आ गया, 1+ अल्फा। ठीक है, अब यहां से अगर तुमको अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है तो आराम से वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हो। अब जो बात हम शुरू में बताना चाह रहे थे वो यहां पे आप लोग को बताते हैं। अब देखते हो बाबू, अगर हम लोग 1 में अल्फा को ऐड करें तो वैल्यू 1 से बड़ा आना चाहिए कि 1 से छोटा आना चाहिए, ऑब्वियसली बच्चा 1 से बड़ा आना चाहिए। इसका मतलब डिसोसिएशन के केस में अगर बात करोगे, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, अगर डिसोसिएशन हुआ है तो आई जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना, जब भी डिसोसिएशन होगा तो आई का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 1 से क्या होगा, तुम्हारा बड़ा होगा। अब अगर तुमको एग्जाम में वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करने देना तो इतने चोचला करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं है, एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताते हैं वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो इन केस ऑफ डिसोसिएशन, और यही तुमको याद रखना है, वो तो पूरा प्रोसेस के हेल्प से हम समझा दिए। तो डिसोसिएशन के केस में जब भी तुमको वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना हो तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है 1+n-1 इंटू अल्फा। ठीक, और ये फॉर्मूला तुमको याद रखना है, ये काफी काम आएगा। तो जब भी डिसोसिएशन हुआ है तो वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करने का सिंपल साधारण फॉर्मूला है I = 1+n-1 इंटू अल्फा। अब n यहां पे क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ आयंस, ठीक है, प्रोड्यूस्ड आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक है, डिसोसिएशन के बाद में पार्टिकल का नंबर क्या है, यही तुम्हारा n को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग जो एग्जांपल लिए थे उसको सॉल्व करके देखते हैं इस फॉर्मूला से। तो हम लोग लिए थे NaCl, ठीक है, ये डिसोसिएट करता है Na+ प्लस Cl- में। अब यहां पे देखो टूटने के बाद कितना आयन प्रोड्यूस किया, एक Na+ का और एक Cl- का, तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा। n का वैल्यू 2 हो जाएगा तो I कैलकुलेट कर लो, 1+2-1 इंटू अल्फा, तो यहां से आ जाएगा 1+2-1 कितना हो जाएगा, 1, और 1 इंटू अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा। ठीक है, तो I का वैल्यू 1+ अल्फा आ गया। देखो यही तुम्हारा, जब हम लोग पूरा डिटेल में सॉल्व किए थे इस तरह से तब भी 1+ अल्फा आया था, ऐसे सॉल्व किए शॉर्टकट फार्मूला से तब भी 1+ अल्फा आया। एक आध एग्जांपल और कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम लिख रहे हैं नेक्स्ट जो है वो है MgCl2। ये कुछ इस तरह से डिसोसिएट करेगा, ये डिसोसिएट करेगा Mg2+ + 2Cl-।
अब देखो यहां पे अगर हम बात करें तो n का वैल्यू कितना होगा, तो देखो एक Mg2 प्लस का आयन 2Cl माइनस का आयन मतलब 3 हो गया, तो टोटल 3 आयन हुआ, Cl माइनस का 2 है और Mg2 प्लस का 1 है। अब n का वैल्यू 3 हो गया, ठीक। अब हम लोग यहां पे आराम से क्या कर सकते हैं, i कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 प्लस n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 इंटू अल्फा, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 माइनस 1 2 इंटू अल्फा क्या हो जाएगा 2 अल्फा, तो ये i का वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग डिसोसिएशन के केस में i का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बारी है एसोसिएशन का। देखो एसोसिएशन अगर हुआ है ना तो वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, और अगर हम बात करें ना कि ज्यादा क्वेश्चन किससे आता है तो ज्यादा क्वेश्चन तुमको डिसोसिएशन से आएगा। एसोसिएशन में अलग अलग केस हो सकता है, ठीक है। एसोसिएशन में दो मॉलिक्यूल अगर एसोसिएट किया है तो उसको बोलेंगे डाइमराइजेशन, ठीक है, तो डाइमराइजेशन हो सकता है। तीन अगर एसोसिएट किया तो ट्राइमराइजेशन होगा, ठीक है। अगर चार एसोसिएट किया है तो टेट्रामराइजेशन होगा। तो इस तरह से होता है। डाइमराइजेशन का मतलब होगा टू मॉलिक्यूल एसोसिएटेड, चेक। ट्राई का मतलब है थ्री मॉलिक्यूल एसोसिएटेड, ठीक। टेट्रा का मतलब है फोर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड, तो ये सब है। बात समझ में आ गया ना, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर जो तुमको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा भी ना तो वो डाइमराइजेशन का ही दिखेगा, ठीक। तो हम डाइमराइजेशन में तुम लोग को सिखाते हैं कि वांट ऑफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो डाइमराइजेशन में क्या होगा, दो मॉलिक्यूल एसोसिएट करेगा, तो मान लो कि ए है, इसका हम लोग दो एटम लेते हैं और ये एसोसिएट करके बदल गया A2 में। तो पहले था दो पार्टिकल, अब ये दोनों जुड़ के एक ही पार्टिकल में बदल गया A2। फिर से हम लोग क्या मान लेते हैं, इसका A मोल, लेने से पहले A मोल था, ठीक है। अब यहां पे जीरो हो गया, जब सॉल्यूशन में जाएगा तब ना एसोसिएट करेगा। नेक्स्ट हम लोग फिर से इसका मान लेते हैं, लेट डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन बी अल्फा। डिग्री ऑफ एसोसिएशन को हम लोग क्या मान लेते हैं, अल्फा। अब यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए एकदम आराम से ध्यान से सुनना। बाबू डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा है, यानी ये बता रहा है कि एक मोल में कितना एसोसिएट किया होगा। अब सुनना, डिग्री ऑफ एसोसिएशन अगर अल्फा है यानी एक मोल में कितना मोल एसोसिएट किया होगा, अल्फा। तो 2 मोल में कितना एसोसिएट किया होगा, 2 अल्फा। 3 मोल में कितना एसोसिएट किया होगा, 3 अल्फा। तो 5 मोल में कितना एसोसिएट किया होगा, 5 अल्फा। हम लिए कितना है बाबू, ए मोल, तो एसोसिएट कितना किया होगा, ए अल्फा। पॉइंट नंबर 1 क्लियर, ठीक है। अगर डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा है तो ए मोल में ए अल्फा मोल एसोसिएट किया होगा। नेक्स्ट जो बात बोलने वाले हैं, आराम से बात को सुनना। जब हम लोग इसका दो मॉलिक्यूल लेते थे तो ये कितना मॉलिक्यूल, A2 का कितना मॉलिक्यूल बनता था, एक। अब जब हम इसका चार लेंगे, सोचो दो लिए तो एक बना, निकाले कैसे, ठीक है। कैसे निकाले, आराम से बात को समझो। जितना लिए थे उसको डिवाइड कर दिए कि कितना मॉलिक्यूल एसोसिएट किया है। बात क्लियर है, मतलब कितना एसोसिएट कर रहा है। डाइमराइजेशन है तो दो एसोसिएट करेगा, तो दो लिए थे, 2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब एक मॉलिक्यूल बना। 4 लिए तो 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज कितना हो जाएगा 2। 10 लेंगे तो A2 का कितना मोल बनेगा, 10 अगर एसोसिएट कर रहा है तो A2 का कितना बनेगा, 5 बनेगा। 20 ए अगर एसोसिएट किया, ठीक है, तो दो मिलके एक बनाया, तो 20 मिलके कितना बनाएगा, 10 बनाएगा। बात क्लियर है, ठीक है। अब सोचना, जितना मॉलिक्यूल एसोसिएट करेगा उससे A2 का आधा बनता है। दो एसोसिएट तो एक बना, 4 तो 2, 6 तो 3, मतलब जितना एसोसिएट करेगा उसका जस्ट हाफ बनेगा। अब डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा है तो ए मोल में कितना एसोसिएट करेगा, ए अल्फा। तो ये बनेगा कितना, जितना एसोसिएट किया है उसका आधा, यानी बनेगा क्या, ए अल्फा बाई 2। बस। अब अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, ये कितना बचा हुआ होगा, ठीक है। अगर ये कितना बचा हुआ होगा ये निकाल ले तो बचा हुआ होगा कितना, तो लिए थे हम लोग ए मोल, ठीक है। अब तुम अगर इसको ए अल्फा बाई 2 से माइनस कर दोगे बाबू तो गलती हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को बचा हुआ निकालने के लिए क्या करना होता है, जितना लिए थे और जितना एसोसिएट किया है। तो लिए थे ए, एसोसिएट किया ए अल्फा, तब ना बना ये ए अल्फा बाई 2। बात क्लियर है, ठीक है। तो एसोसिएट कितना किया, ए अल्फा बाई 2 एसोसिएट नहीं किया था, एसोसिएट किया था ए अल्फा।
अब फिर से रिलेट करना, 2 एसोसिएट किया था तो 1 बना था, जितना एसोसिएट करता है उसका आधा बनता है, तो ए अल्फा एसोसिएट कर रहा है इसलिए बना है ये ए अल्फा बाई 2। तो आफ्टर एसोसिएशन पार्टिकल का नंबर क्या हो जाएगा, इन सबको अगर तुम ऐड करोगे, इतना तो आता ही होगा, तो इन सबको ऐड करने पे जो वैल्यू आएगा वो आएगा a माइनस ए अल्फा बाई 2। बात क्लियर है, ठीक है। बिफोर एसोसिएशन पार्टिकल का नंबर कितना हो जाएगा, तो पार्टिकल का नंबर हो जाएगा a। अब जल्दी से हम लोग आई कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आई कैलकुलेट करना चाहते हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन, तो आफ्टर एसोसिएशन a प्लस ए अल्फा बाई क्या हो जाएगा 2, सॉरी a माइनस ए अल्फा बाई 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या होगा a। अब यहां से हम a कॉमन निकाल सकते हैं, तो 1 माइनस अल्फा बाई 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई a और a यहां से कैंसिल हो गया, तो i का जो वैल्यू हो गया वो कितना आ जाएगा 1 माइनस अल्फा बाई 2। बात क्लियर है, ठीक है। अब यहां से एक और पॉइंट हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं, देख अगर हम i का बात करें तो i कैलकुलेट जब एसोसिएशन हुआ तो i का वैल्यू 1 माइनस अल्फा बाई 2, तो 1 में हम लोग वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, यानी जो i आना चाहिए वो लेस देन 1 होना चाहिए या फिर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा लेस देन 1। तो ये बात याद रखना, इन केस ऑफ एसोसिएशन, इन केस ऑफ एसोसिएशन आई जो होगा वो लेस देन क्या होगा 1, डिसोसिएशन में ग्रेटर देन 1, एसोसिएशन में क्या होगा लेस देन 1। अब उस फॉर्मूला से अगर तुमको प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला पढ़ लो इन केस ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन के केस में अगर आई कैलकुलेट करना तो इसके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1, 1 बाई एन माइनस 1 इंटू अल्फा, ठीक। अब यहां पे n जो है वो क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ एटम एसोसिएटेड, नंबर ऑफ एटम एसोसिएटेड। मतलब अगर डाइमराइजेशन होगा, एक मिनट, एसोसिएटेड, ठीक है, तो अगर डाइमराइजेशन होगा तो n का वैल्यू 2 हुआ, ट्राइमराइजेशन हुआ तो n का वैल्यू 3 हुआ। अब जो हम लोग क्वेश्चन किए थे उसी क्वेश्चन को इस फॉर्मूला से भी करके देखते हैं। अगर डाइमराइजेशन का बात करोगे, ठीक ना, तो डाइमराइजेशन में n का वैल्यू कितना होगा 2। अब रख के देख लो, i इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 इंटू अल्फा, ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे तो आएगा 1 माइनस अल्फा बाई 2, यही आने वाला है। 1 माइनस अल्फा बाई क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये बात याद रखना। बात क्लियर है, ठीक है। ट्राइमराइजेशन करोगे तो 1 बाई 3 माइनस 1 इंटू अल्फा। इस तरह से तुम लोग बाकी का भी कर सकते हो, हालांकि जो तुम्हारा मेन है वो डाइमराइजेशन ही है और क्वेश्चन भी उसी से आता है, ठीक। अब एक सवाल मन में ये आ सकता है कि सर अगर डाइमराइजेशन, ठीक है, मतलब एसोसिएशन और डिसोसिएशन ना हो तो आई का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना, इफ, ठीक है, एसोसिएशन, एसोसिएशन, ठीक है, और डिसोसिएशन, डिसोसिएशन डज नॉट अकर, डज नॉट अकर, ठीक है, तो आई जो होगा वो इक्वल टू 1 होगा। ये भी याद रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये सारा पॉइंट से। अगर डिसोसिएशन हुआ तो आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1, एसोसिएशन तो लेस देन 1, नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन तो आई का वैल्यू 1। नेक्स्ट, वो तो पूरा कॉन्सेप्ट से तुम समझे ही समझे, मेन तुमको डिसोसिएशन में क्या याद रखना है, डिसोसिएशन में ये वाला फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, i इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, क्वेश्चन इसी से बनाना है। और एसोसिएशन का अगर बात करें तो एसोसिएशन में ये फॉर्मूला याद रखना है, i इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई n माइनस 1 इंटू अल्फा। n वहां पे रिप्रेजेंट कर रहा था डिसोसिएशन में नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड आफ्टर डिसोसिएशन, और यहाँ का n रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना मॉलिक्यूल एसोसिएट कर रहा है। मतलब डाइमराइजेशन है तो 2 एटम एसोसिएट करेगा, ट्राई है तो 3 एसोसिएट करेगा, इस तरह से। बात क्लियर है, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, हालांकि ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं मिलेगा, मगर इस तरह से तुमको वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए मिलेगा जब हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना सीखेंगे, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और वांट ऑफ फैक्टर का मिक्सचर क्वेश्चन आता है। सिर्फ वांट ऑफ फैक्टर से अगर क्वेश्चन पूछना हो तो यही पूछ सकता है, डिसोसिएशन में आई का वैल्यू क्या होता है, एसोसिएशन में आई का वैल्यू क्या होता है, जब डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होगा तो आई का वैल्यू क्या होता है, फिर फॉर्मूला पूछ सकता है। तो ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली वांट ऑफ फैक्टर से उठ सकता है, मगर न्यूमेरिकल पोर्शन अगर पूछना हो तो वांट ऑफ फैक्टर और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को मिक्स करके पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं,
अब अगर ये क्वेश्चन का बात करें तो कैलकुलेट वांट ऑफ फैक्टर ऑफ NaCl हैविंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 75%। ठीक है, अब बोला क्या है कि आप लोग को वांट ऑफ फैक्टर यानी आई कैलकुलेट करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा दिया हुआ है जो कि कितना परसेंट है 75%, और है क्या तुम्हारा NaCl। ये कैसे टूटेगा बताओ, Na प्लस प्लस Cl माइनस। अब ये बात याद रखना, जब भी हम लोग एसोसिएशन या डिसोसिएशन कैलकुलेट करेंगे ना, ठीक है, एसोसिएशन या डिसोसिएशन, तुमको डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ रहेगा परसेंटेज के फॉर्म में, तो इसको नंबर में कन्वर्ट कर लेना, और इसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज को किससे डिवाइड कर देंगे 100 से। ठीक है, अगर इसको हम लोग 100 से डिवाइड कर दे तो ये कितना आ जाएगा 25 4 जा 100, 25 3 जा 75, यानी कितना आ जाएगा बाबू 3/4। ये तुम्हारा अल्फा का वैल्यू हो गया। अल्फा कभी भी परसेंटेज के फॉर्म में नहीं यूज किया जाता, उसको नंबर में चेंज कर लेना 100 से डिवाइड करके। अब अगर यहाँ पे डिसोसिएशन हुआ है तो आई कैलकुलेट करने का सिंपल साधारण फॉर्मूला है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। ठीक है, तो 1 प्लस n का अगर बात करोगे तो n कितना है 2 माइनस 1 इंटू अल्फा, क्योंकि 2 आयन प्रोड्यूस किया था, तो 1 प्लस 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, और 1 इंटू अल्फा अगर बात करोगे, ठीक है, तो अल्फा कितना निकला है, तो अल्फा निकला है 3/4, तो 2 माइनस 1 और 1 को 3/4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 3/4 ही आ जाएगा। अब एलसीएम ले लो 4, ठीक है, एक मिनट 1 प्लस, ठीक है, हाँ 4, ठीक है, यहां पे आ जाएगा 4 प्लस 3, ठीक, तो यहां से कितना आ गया बता, तो आई का वैल्यू जो है 4 प्लस 3 यानी 7 बाई क्या हो जाएगा तुम्हारा, कुछ तो मिस्टेक हुआ है क्या, 7/4 यानी, हाँ ठीक है, तो 7/4 आ गया। तो यहां से अगर आई का अगर हम बात करें तो आई कितना आ जाएगा, इसको अगर हम कैंसिल करना चाहे तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, कितना बच रहा है तुम्हारा 6 7, मतलब 2 बच रहा है, तो 4 5 जा यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा 20। ठीक है, देखो कैसे हम लोग कैंसिल किए, उल्टा कर रहे हैं, कैंसिल अगर हम लोग बात करें तो 4 7 बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, तो 4 1 जा 4, कितना बच गया 3 बच गया। ठीक है, अब 3 तो कट नहीं होगा तो पॉइंट देके हम लोग 0 देंगे, तो 30 बन जाएगा, 4 7 जा 28, और 2 बच गया तो 4 5 जा 20, यानी कितना आ जाएगा आई का वैल्यू 1.75। अब देख लो यहाँ पे जब हम आई कैलकुलेट किए डिसोसिएशन के केस में, तो आई का वैल्यू ग्रेटर देन क्या आ रहा है 1। तो इस तरह से हम लोग वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखो तुमको मेनली यहाँ पे क्या क्या याद रखना है, कुछ कुछ सॉल्ट एसिड बेस, उसका डिसोसिएशन कैसे होता है ये सबको याद रख लेना जो कॉमन है। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक और पॉइंट ये याद होना चाहिए कि अल्फा को परसेंटेज के फॉर्म में यूज नहीं किया जाता है, इसको नंबर के फॉर्म में यूज किया जाता है। ठीक है, तो यही था तुम्हारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। हम लोग यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखे कि डेफिनेशन हम लोग देख लिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, टाइप्स क्या होता है, और वांट ऑफ फैक्टर को हम लोग सीख लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक एक करके सारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ेंगे, उसके बाद एलिवेशन पढ़ेंगे, फिर डिप्रेशन पढ़ेंगे, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, थैंक यू, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।